हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका कि टाइटल है वाटर। मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने एयर के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाला चैप्टर को अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो बिना किसी देरी की अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं इसका मतलब। When you think of water, what image comes to your mind? जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में किस प्रकार का चित्र बनता है, क्या आता है आपके दिमाग में? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. So जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में नदी आती होगी, कोई झील आता होगा, झरना आता होगा, या फिर बारिश की रिमझिम बूंदें के बारे में आप लोग सोचते होंगे, या फिर आपके नल से जो पानी निकलता होगा आप उसके बारे में सोचने लगते होंगे। जो बच्चे होते हैं, जैसे कि आप लोग बच्चे, कभी पानी होता है, मतलब बारिश होता है तो किसी गड्ढे में पानी भर जाता है और उसमें हम लोग कागज़ की नाव बनाकर तैराते हैं। सो ये करके हमें बहुत खुशी मिलती है, बच्चे ये करके बहुत खुश होते हैं। मैंने भी बचपन में किया है, आप लोग ने भी किया ही होगा, करते होंगे। बाई नून द पडल्स वैनिश, वेयर डज द वाटर गो? लेकिन दोपहर तक जो गड्ढे में जमा पानी रहता है वो गायब हो जाता है। वो पानी आखिर कहाँ जाता है, क्या आपने कभी सोचा है? The sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. So, सूर्य की गर्मी से जो हमारा सन है, उसकी गर्मी से, हीट से वो पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। और ठंडा होने पर when the water vapor cools down, जब वो वाटर वेपर ठंडा हो जाता है, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड, तो वो फिर संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है और फिर यहाँ से होती है वर्षा या फिर स्नोफॉल भी होता है। फिर जब वो बादल बन जाता है तो वहाँ बादल से, फिर बादल जब बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें वाटर वेपर कलेक्ट हो जाएगा तो फिर वो बूंदों का रूप लेके बरस जाता है, बारिश हो जाती है या फिर स्नोफॉल हो जाता है। The process by which water continuously changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. So ये जो प्रोसेस है जिसमें कि मतलब पहले तो वाटर गड्ढे में था या समुद्र का पानी या रिवर का पानी जो भी इवेपोरेट होके ऊपर गया, वाटर वेपर बना, क्लाउड्स बने, फिर क्लाउड से वो प्रेसिपिटेशन हो गया, तो ये एक साइकिल की तरह चलते रहता है और इसको हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल, जल चक्र। आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेनियम, हमारी पृथ्वी एक थलशाला के समान है। टेरेनियम क्या होता है मैं बगल में आपको बताती हूँ। इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस एंड प्लांट्स। सो ये छोटे घर के पौधे रखने का एक मतलब आर्टिफिशियल इंक्लोजर, एक समझ लीजिए एक अहाता टाइप बनाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, जिसमें कि आप छोटे पौधों को रख सके। तो इसी तरह से ये एग्जांपल दे रहा है कि आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेनियम। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years अगो। सो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो जल शताब्दियों पहले हमारी पृथ्वी पर उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा में खेत की सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वे सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि अमेजन रिवर कहाँ है। जो फ्रेश वाटर है, पीने योग्य जो पानी है, उसके मेजर सोर्सेज क्या क्या हैं? नदी हैं, तालाब हैं, फिर नदी तालाब हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, हिमनद हो गए, ये सब हैं। द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर। बाकी जो समुद्र हैं, महासागर हैं, उसमें तो सॉल्टी वाटर होता है, मतलब नमकीन खारा पानी होता है। द वाटर ऑफ द ओशंस इज सॉल्टी और सैलिन एज इट कंटेन्स लार्ज amount of dissolved salts. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. So इसमें अधिकांश नमक होता है, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार YouTube पे जाके, और वहाँ पे आजकल तो आप कुछ भी देख सकते हैं, लाइक गूगल, यूट्यूब पे, तो आप जाइए और वहाँ पे देखिए कि नमक किस तरह से बनाया जाता है समुद्र के पानी से, ठीक है। अब यहाँ पे एक डू यू नो दिया गया, सैलिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सैलिनिटी होता क्या है? सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 grams ऑफ वाटर। सो सैलिनिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं लवणता। सो ये
1000 ग्राम्स। समझ लीजिए कि 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा होती है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस इज 35 पार्ट्स पर 1000। महासागरों की औसत जो सैलिनिटी होती है वह 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं जल का वितरण कैसे कैसे है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द दिस अर्थ, व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैरसिटी। अब आप सोचिए कि यदि धरती पे इतनी मतलब जल है, इतना ज़्यादा जल है, थल की अपेक्षा जल ज़्यादा है, तो अनेक देशों में जल की कमी क्यों हो जाती है, वाटर स्कर्सिटी का सामना हमें क्यों करना पड़ता है। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया, इसमें आपको वाटर परसेंटेज में दिखाया गया। तो आप देख सकते हैं कि महासागर का परसेंटेज है 97.3, और ये पूरा साल्टी वाटर है, ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये हमारे पीने योग्य पानी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे सारा परसेंटेज दिया हुआ है, इसको आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, इससे आप लोग आराम से समझ सकते हैं कि जल के वितरण कैसे किया गया है, उसको आराम से प्रदर्शित किया गया। तो इसको एक बार पढ़ ही लेते हैं। टेक 2 लीटर्स ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, 2 लीटर ऑफ पानी लेना है, 2 लीटर पानी। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस। और मान के चलना है कि पृथ्वी की सतह पर जितना भी पानी है वो ये 2 लीटर है, ऐसा मान के चलना है। फिर मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बोल। अब एक अलग सा कटोरा लीजिए और उसमें क्या करिए कि उस 2 लीटर पानी में से 12 चम्मच पानी आप निकाल के अलग कटोरे में रख दीजिए। The water that is left behind in the vessel represent the salty water found in the oceans. This water is obviously not fit for consuming, it is saline. So अब आप समझिए कि जिसमें से आपने 12 चम्मच निकाल दिया जो 2 लीटर में से, उसमें जो जितना पानी बच गया वही है हमारे ओशंस का वाटर, और जो पानी बचा उसमें 2 लीटर में से 12 चम्मच निकालने के बाद वो है ओशन का वाटर और वो है सेलिन, वो हमारे पीने योग्य नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, और 12 चम्मच जो आपने अलग निकाला सिर्फ वही हमारे पीने योग्य है, इसलिए हमें स्कार्सिटी का सामना करना पड़ता है क्योंकि फ्रेश वाटर काफ़ी कम है। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जीवन के लिए तो पानी बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। वाटर एलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। सो प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पे हम बहुत ही बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। ओशन सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं अब हम लोग। देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सीशोर। सो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग से पूछती हूँ, क्या अभी कभी अपने बीच पे मतलब बीच पे गए हैं आप लोग, घूमे हैं बीच पे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो समुद्री तट पे, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि समुद्री तट पे नंगे पैर चलने में कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग। सो वहाँ पे बालू में नमी होती है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, समुद्री पक्षी होते हैं, वायु में एक नमकीन टाइप का सुगंध रहता है, और लहरों की आवाज़, ये सब कुछ ऐसा होता है जैसे ये सब सम्मोहित करने वाला होता है। Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movements that occur in the ocean can be broadly categorized as waves, tides and currents. So कभी आपने ताल और झील देखे होंगे तो वहाँ पे आपको जल एकदम शांत दिखेगा, एकदम शांति लगेगी, लेकिन ये ओशंस में ऐसा नहीं होता है, महासागरों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हमेशा गतियाँ होती रहती हैं जल में, तभी तो लहरों की आवाज़ हमें सुनाई देती है। सो ब्रॉडली 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, वेव्स, टाइड्स और करेंट्स को, ये गतियों को। वेव्स का डू यू नो दिया गया है बगल में। Waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. तो समुद्री सतह पर जब हवा बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। वेव्स को हिंदी में बोलते हैं तरंगे। जितनी तेज़ हवा बहेगी तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। वेव्स, when you are playing throw ball on the beach and the ball falls into water, what happens? समुद्री तट पे कभी आपने गेंद से खेला होगा, तो वो गेंद जल में जब गिर जाता है तो क्या होता है, फिर से वो गेंद क्या होता है कि बहुत ही मनोरंजक ये दृश्य होता है कि तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट कर आ जाती है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. तो यहाँ पे वेव्स का डेफिनेशन दिया गया है कि जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसको हम लोग तरंग कहते हैं, वेव्स कहते हैं। यहाँ पे एक इमेज भी दिया गया है वेव्स का, ड्राइंग टाइप। During a storm, the wind blowing
द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। सो तूफान के समय में हमने डुयोनो में पढ़ा कि जितनी तेज़ हवा होगी उतना ही ऊंचा वेव्स बनेगा। सो तूफान में बहुत तेज़ हवा चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। दीज मे कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन एंड अर्थक्वेक ऑफ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर। सो इनके कारण बहुत अत्यधिक विनाश भी हो सकता है। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meter high. So इसके परिमाण स्वरूप क्या होता है, 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वरीय तरंगें उठ सकती हैं और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सुनामी। अब तक का सबसे विशाल सुनामी हुआ है 150 मीटर का, जिसको कि 150 मीटर मापा गया था। The tsunami of 2004 these waves travel at a speed of more than 700 km per hour. The tsunami of the 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point in the Andaman Nicobar Islands got submerged after the tsunami. So क्या हुआ, ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलती हैं, सुनामी वाली तरंगे। 2004 में सुनामी एक आया था जो कि भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद जो अंडमान और निकोबार जो हमारा आइलैंड ग्रुप है, वहाँ पे हमारे इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया था 2004 में। सुनामी इज द जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी। तो सुनामी जापानी भाषा में एक शब्द है जिसका कि अर्थ है हार्बर, क्योंकि सुनामी आने पर सारे हार्बर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सुनामी 2004 के सुनामी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on 26 December 2004. The wave was the result of earthquake that had epicenter close to the western boundary of Sumatra. So 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर इंडियन ओशन में सुनामी तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे एक भूकंप का परिणाम थे। भूकंप कहाँ आया था, जिसका कि एपिसेंटर था सुमात्रा में, सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था बेसिकली। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9 on the Richter scale. As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. So आप लोग शायद ये जानते हो, मुझे उम्मीद है। नहीं जानते हैं तो मैं चाहूँगी कि इसका भी आप लोग एक वीडियो देखिए यूट्यूब पे कि हमारे सारे हमारी पूरी पृथ्वी बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है। बहुत सारे ओशन प्लेट्स भी हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी हैं, और जब उन दोनों के बीच में आपको पता है अंदर मोल्टेन मैग्मा है, सो मूवमेंट होता है और कोई प्लेट किसी के नीचे या ऊपर आने लगती है। माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है प्लेट्स के टकराने पे। सो वो खैर एक अलग टॉपिक है। मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे दो प्लेट्स के बीच में मूवमेंट होता है तो इसी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि क्या हुआ था कि ये जो भूकंप आया था 26 दिसंबर 2004 को, इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पे 9 मापी गई थी और भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। भारतीय प्लेट जो है, सो आप जब मैप पे देखेंगे, वर्ल्ड मैप पे, तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारी प्लेट्स हैं। जो इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी और इस कारण ये भूकंप आया था। The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meters and tilted in a downwardly direction. A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. This marked the withdrawal of the water mass from the coastline of the land masses in the South and Southeast Asia. So क्या हुआ था कि महासागर का जो तल था वो लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। सो वहाँ पे एक गड्ढा टाइप बन गया। एक इमेजिन करिए आप कि ओशन में गड्ढा बन गया, तो उसको भरने के लिए बहुत सारी मात्रा में जो सागर का जल था उसी ओर बहने लगा और फलस्वरूप क्या हुआ, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों में से जल हटने लगा। फिर क्या होता है, after thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. Tsunami traveled at a speed of about 800 km per hour, comparable to the speed of a commercial aircraft, and completely washed away some of the islands of the Indian Ocean. The Indira Point in the Andaman Nicobar Island, that marked the southernmost point of the India, got completely submerged. So फिर क्या होता है कि भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की ओर लौटा और ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना आप वायुयानों की गति से कर सकते हैं। और इसके परिमाण स्वरूप क्या होता है, हिंद महासागर के कुछ द्वीप
पूर्णतः डूब गए और भारतीय सीमा का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, वो भी इसी समय डूब जाता है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे था। सो इससे इतना मैं पढ़ना नहीं चाहूँगी अभी। अब इससे क्या होता है कि भारत के भी कुछ इलाकों में इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, अंडमान कोस्टल एरिया जो है इस सब के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, इस सब में थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, थोड़ा बहुत ही अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसको मैं चाहूँगी आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिए। और ये 2004 की सुनामी बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाली सुनामी थी, जो बहुत सालों बाद ऐसी सुनामी आई थी। एंड मुझे लगता है मैंने सारे काम की चीज़ें आपको बता दी हैं इसमें, आप लोग एक बार खुद से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइड्स की। टाइड्स को हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइंस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड्स। दिन में 2 बार नियम से महासागर का जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स कहलाता है। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। सो जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर पानी तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो तट से पीछे चला जाता है, उसको भाटा कहते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून, यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाया गया, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड। एक बार आप लोग डायग्राम पे फोकस करते हुए और इसको पढ़िएगा तो समझ आप लोग को बहुत अच्छे से आएगा। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस कॉजेज द टाइड्स। द वाटर ऑफ the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे टाइड्स आते हैं। सो जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उसके कारण क्या होता है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होने लगता है, मतलब अभिकर्षित होने लगता है, जिसके कारण उच्च ज्वार उठते हैं, टाइड्स होता है। During the full moon and the new moon days, the sun, moon and the earth are in the same line and the tides are highest. These tides called spring tides. पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सी लिकिरी में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचा ज्वार उठते हैं। इसको हम लोग स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं, हिंदी में इसको बृहद ज्वार कहते हैं। बट व्हेन द मून इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शंस बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम क्या बोलते हैं उसको क्वार्टर्स, चतुर्थांश में होता है, तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागर जल पर पड़ता है और इससे क्या होता है कि निम्न ज्वार भाटा आता है, लो टाइड्स आता है। दिस टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स और इनको लघु ज्वार भाटा या नीप टाइड्स भी कहते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, जो उच्च ज्वार होते हैं वे नेविगेशन मतलब कि नौका संचालन में सहायक होते हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली, इससे क्या होता है कि जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में बहुत सहायता होती है। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, हाई टाइड्स जब होता है उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। क्या होता है कि मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, इस समय क्या होता है कि बहुत सारी मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places, तो इसका उपयोग कहीं कहीं विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। ओशन करेंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग, धाराएं। ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन द डेफिनिट डायरेक्शन। सो महासागर की धाराएं निश्चित दिशा में महासागर सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। द ओशन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड, ये गर्म भी होती है और ठंडी भी होती हैं। जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। सो इसके अगले पेज में ना एक मैप दिया गया, मैं चाहूँगी अपनी बुक में भी आप लोगों को मैप को अच्छे से देख लें और रट लें कि वार्म करेंट्स कोल्ड करेंट्स कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना है। सो क्या था, हाँ, जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न समझिए। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, आपको पता है। सो वहाँ पे जहाँ से ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी वहाँ पे पानी ज़्यादा गर्म होगा, जाहिर सी बात है। सो वहाँ से जो करंट निकलेगा वो गर्म ही होगा। तो यही यहाँ पे भी यही कह रहा है कि सामान्यतः जो गर्म धाराएं होती हैं वो इक्वेटर के निकट से ही उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं। इक्वेटर से वो पोल्स की तरफ बहती हैं, ठीक है। The cold currents carry water from polar or higher altitudes to tropical or lower latitudes. The Labrador Ocean current is cold current.
while the Gulf Stream is warm current. The ocean current influence the temperature conditions of the area. Warm currents bring about warm temperature over land surface. The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. So यहाँ पे मैप दिया गया, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं. ठंडी धाराएं पोल्स या ये क्या था सो ठंडी धाराएं हायर लैटिट्यूड्स या पोल से उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं. लैब्राडोर करंट जो है वो कोल्ड करंट है, जबकि गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है. लैब्राडोर आप देख सकते हैं कहाँ पे है, सकते हैं लैब्राडोर करंट ये कोल्ड करंट है क्योंकि ये पोल्स की तरफ से आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं. और इक्वेटर की तरफ से ये जितने भी रेड वाले हैं ये सब आप देख सकते हैं, रेड वाले ये सब इक्वेटर की तरफ से निकल रहे हैं, ये सब वार्म करेंट्स हैं. एक बार आप लोग इस मैप को प्लीज़ खुद से पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत समझने में आसानी होगी, मतलब मैप को ऑब्जर्व करिएगा. सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल्स. द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन. सो जिस स्थान पर ठंडी और गर्म जलधाराएं यानी कि ओशन करंट्स मिलती हैं वह स्थान विश्व भर मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है. जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण याद रखना है आपको. जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल जाती हैं, ओशन करंट्स मिलते हैं, वहां कोहरे जैसा मौसम हो जाता है और इस कारण यहाँ पे नौका संचालन बहुत मुश्किल हो जाता है. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.